स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम टारगेट यूपी डीएलएड में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट को, जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। इसमें हम एनसीईआरटी बुक से पूरा सिलेबस करा रहे हैं, जिसके पार्ट फर्स्ट में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा न्यू टॉपिक है जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगर आपने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख लीजिए। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। शिक्षण अधिगम की व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी बनाने में मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रायः एक नियामक की भूमिका अदा करती है। इधर परीक्षाओं के अतिशय दबाव के चलते जो छात्रों में कुंठा एवं असंतोष का भाव मुखर हो रहा है, उसका अब स्थानापन्न मतलब सब्स्टिट्यूट तराशने का प्रयास किया जा रहा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा इसी संदर्भ में विकसित हुई है, जिसे शिक्षण अधिगम की व्यवस्थाओं में अभिन्न स्थान देने के पीछे ये मत अथवा दर्शन हावी रहा है कि इसे एक युक्ति एवं उपकरण के रूप में परिकल्पित करते हुए शिक्षण अधिगम की संक्रियाओं को जीवात्म, सार्थक, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी बनाया जाए। यहाँ ये ध्यान देना होगा कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बहुत कुछ शिक्षण के दौरान शिक्षक एवं छात्र के आपसी व्यवहार पर निर्भर करती है। सीखने की विधियाँ जिस हद तक छात्रों की ज़रूरत व रुचियों के अनुरूप होती हैं, वे उनके लिए उतनी ही प्रभावी होती हैं। सीखना सिखाना रोचक और आनंददायी हो, इस दृष्टि से पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षण प्रशिक्षण में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। इसके साथ ही छात्र किसी तथ्य या अवधारणा को कितना सीख चुके हैं, इसकी जांच करने के लिए मूल्यांकन की नवीन पद्धतियों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी संदर्भ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा का विकास हुआ है। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद करने हैं, जो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करने में आपकी मदद करेंगे। पहला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा। फिर है दक्षता आधारित मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन एवं महत्व, सतत मूल्यांकन की कार्यप्रणाली एवं सोपान, सतत मूल्यांकन का क्षेत्र। आपको साथ साथ इसका नोट्स बना लेने हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे बाद में बना लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य। मूल्यांकन द्वारा शिक्षण के परिणामों एवं उनसे संबंधित प्रक्रियाओं के आकलन पर बल दिया जाता है। जब मूल्यांकन शिक्षण क्रिया का अभिन्न अंग बनकर उसे नियमित रूप में संगति, दिशा एवं उत्तरोत्तर गतिशीलता प्रदान करता है, तो इसे सतत मूल्यांकन का नाम दिया जाता है। हमारे यहाँ मूल्यांकन का मुख्य आधार परीक्षाओं को माना जाता है, जो प्रायः सत्र, सेमेस्टर या वर्ष के अंत में आयोजित की जाती हैं। इस व्यवस्था को बदलकर जब मूल्यांकन को शैक्षणिक क्रियाकलापों से निरंतर के आधार पर जोड़ दिया जाए, तो इसे ही सतत मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार मूल्यांकन के अंतर्गत केवल संज्ञानात्मक पक्ष पर ही जोर न देकर संज्ञानेतर पक्षों पर प्रभाव यथा कौशल, रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य एवं व्यक्तित्व विकास के आकलन को भी मूल्यांकन की परिधि में लाया जाए, तो इसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। इन दोनों ही अवधारणाओं को संयुक्त करते हुए एक नवीन संप्रदाय के रूप में शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली का अभ्युदय हुआ। इस प्रकार के मूल्यांकन को सामान्यतः संपूर्ण शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और खास तौर पर अध्ययन अध्यापन के स्तर को ऊपर उठाने में एक सशक्त उपकरण के रूप में देखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत परिणामों की व्याख्या इस प्रकार की जाती है। पहला है हमारा विद्यार्थी अपनी शक्ति और कमजोरी की जानकारी प्राप्त करे और अपनी कमजोरी को जल्दी से जल्दी दूर करने की प्रेरणा प्राप्त या ग्रहण करे। दूसरा है हमारा शिक्षक एक ओर तो विद्यार्थी की कार्य निष्पादन को परख सके,
दूसरी ओर अपने द्वारा प्रयुक्त अध्ययन अध्यापन की कार्यनीति की प्रभावकारिता, शिक्षण की प्रभावशीलता का पता लगा सके। जैसे कि शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि उसकी जो अध्ययन अध्यापन जो शिक्षण प्रक्रिया है वो सही है या नहीं। इसकी व्याख्या विभिन्न कोटि के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था करने की दृष्टि से की जानी चाहिए कि बच्चे जो होते हैं कक्षा में वो अलग अलग रुचि के होते हैं, अलग अलग स्वभाव के होते हैं, उसी के अनुसार उन्हें शिक्षण दिया जाना चाहिए, निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जा सके। कहा है हमारा प्रतिभाशाली बच्चों को संवर्धन कार्यक्रम के जरिए लक्ष्य निर्देशित ज्ञानार्जन में प्रवृत्त किया जा सके। दूसरा है सामान्य कोटि के बच्चों को छोटे छोटे समूह में खास कार्यों में प्रवृत्त करके साथियों के सीखने का अवसर प्रदान किया जा सके। गा है कमजोर विद्यार्थियों के लिए निदानात्मक परीक्षण एवं तत्पश्चात उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दक्षता आधारित मूल्यांकन। सुयोग्य नागरिकों के निर्माण में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। न्यूनतम अधिगम स्तर अर्थात कम से कम उतना जितना बच्चों को उसके आयु स्तर पर अवश्य आना चाहिए, उसी को अधिगम दक्षता भी कहा जाता है। किसी कक्षा विशेष के अंत में छात्र छात्रा द्वारा धारण किया हुआ व्यवहार ही अधिगम दक्षता है। शिक्षा के उद्देश्य में संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक क्रियात्मक दक्षता सभी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि किसी विशेष स्तर पर किसी बिंदु की बालक जानकारी ही नहीं रखता, वरन वह उसको अपने व्यवहार में उतार सकता है, परिस्थितियों में उसका वास्तविक प्रयोग कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल है स्वरूप कक्षा 5 के छात्र को गणित के विषय में जो दक्षता प्राप्त करनी चाहिए वे इस प्रकार की 3 अंकों की संख्या में 3 अंकीय संख्या के गुणा कर सके। इसका प्रयोग वह वास्तविक जीवन में रुपयों का हिसाब लगाकर कर सकेगा। प्राथमिक स्तर पर सर्वप्रथम पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा का सर्वाधिक महत्व है। व्यवहारिक जीवन में जितना महत्व भाषा का है, कदाचित उतनी आवश्यकता किसी अन्य विषय की नहीं होती है। इस दृष्टि से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण अधिगम कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित दक्षताओं को विकसित करना तथा उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। पहला है लिखना, दूसरा है समझते हुए सुनना, तीसरा है प्रभावी ढंग से बोलना, फिर है समझकर पढ़ना, पढ़े हुए विषय का आनंद लेना, विचारों को तर्क के साथ प्रस्तुत करना, स्व अधिगम, दूसरों के विचारों को समझना, व्याकरण तथा व्यवहारिक अनुप्रयोग। यह हेडिंग आपको याद कर लेनी है क्योंकि ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको वहाँ ये हेडिंग लिखनी है। नेक्स्ट है यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी दक्षताएं परस्पर संबद्ध होती हैं। ये लाइन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाषा सीखने का कार्य यांत्रिक न होकर आनंद से जुड़ा होना चाहिए तथा घटनाओं का वर्णन सहपाठियों के साथ समूहगत विचार विमर्श, कहानी, नाटक, गीत, संवाद, प्रश्नोत्तर, शब्द खेल, वाद विवाद आदि के माध्यम से उनमें छात्रों में स्व अधिगम कौशल व भाषा संबंधी योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए। भाषा विकास की दक्षता के मूल्यांकन के आधार नई परिस्थितियों में उनके अनुप्रयोग की क्षमता से किया जाए। इस हेतु पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त विद्यालय के सभी क्रियाकलापों एवं सामाजिक स्थितियों में भाषा का उपयोग एवं मूल्यांकन होना चाहिए। इसी क्रम में प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास है। अतः पाठ्यक्रम संबंधित विज्ञान आधारित दक्षता कार्यक्रम के मूल्यांकन के अंतर्गत स्वस्थ परिवेश तथा परिवेश की सजीव और निर्जीव वस्तुओं से संबंधित प्रश्नों का अधिकाधिक समावेश तथा प्रयोगात्मक पक्ष पर आधारित कार्यों के परीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। सजीव क्या होते हैं? जो कि लिविंग थिंग होते हैं, जिसमें जान होती है, जो श्वास ले सकते हैं, और निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं वो उसमें जान नहीं होती है, उन्हें सांस लेने की प्रक्रिया नहीं होती है। इसी प्रकार गणित शिक्षण अधिगम की दक्षता का मूल्यांकन शीघ्रता से एवं शुद्धता से गणना करने की योग्यता, तार्किक ढंग से सोचने की योग्यता, क्रम और आकृतियों को पहचानने की ओर
उसमें अंतर करने की योग्यता, दैनिक जीवन की साधारण समस्याओं में गणितीय प्रक्रिया और कौशल के प्रयोग की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का समावेश करके किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा में सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन के उद्देश्य में मुख्यतः प्रकृति या वातावरणीय ज्ञान, सामाजिक तथा नागरिक परिवेश का बोध, आर्थिक गतिविधियां, मनुष्य तथा उसके परिवेश के बीच तालमेल, देश के प्रति कर्तव्य तथा सामाजिक परिवेश में व्यवहार संबंधी ज्ञान देना आवश्यक माना गया है। अतः इसका मूल्यांकन इन्हीं दक्षताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अरस्तु दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब शिक्षार्थी किसी ज्ञान की इकाई को इस सीमा तक सीख ले कि वह उसके जीवन का अंग बन जाए। शैक्षिक तकनीकी अध्ययन विज्ञान की शब्दावली में से इसे मास्टरी लर्निंग तथा ऑप्टिमम लर्निंग कहा जाता है। बहुत से विद्वान अधिगम के ऑटोमाइजेशन पर बल देते हैं। ऑटोमाइजेशन का अर्थ है कि ज्ञान की इकाई विचार और क्रिया के मार्ग से होती हुई बच्चों के सहज जीवनचर्या का अंग बन जाए। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि शैक्षिक तकनीकी अध्ययन विज्ञान की शब्दावली में इसे क्या कहा जाता है। तो आपको वहाँ लिखना है शैक्षिक तकनीकी अध्ययन विज्ञान की शब्दावली में इसे मास्टरी लर्निंग तथा ऑप्टिमम लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता तथा महत्व। मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकताएं क्या हैं और इसका महत्व क्या है। मूल्यांकन की वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत परीक्षाओं के बीच समय का अंतराल इतना अधिक होता है कि उनके द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को पहचान कर समय रहते उनका निवारण कर पाना संभव नहीं। एक लंबे अंतराल के बाद उपचारात्मक शिक्षण के रूप में छात्रों को जो सहायता मिलती है तो वह उसके लिए विशेष हितकर नहीं होती, क्योंकि इस सुदीर्घ अंतराल में उसका रोग असाध्य हो चुका होता है। सतत मूल्यांकन की व्यवस्था के द्वारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के बीच ही शिक्षक को छात्रों के सीखने के स्तर के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहती है। जहाँ छात्रों को सीखने में कठिनाई का अनुभव हो रहा हो, शिक्षक उन बिंदुओं से ही अवगत होता चलता है और छात्रों की कठिनाइयों का समय रहते निदान व उपचार हो जाता है। सतत मूल्यांकन एक सजग और निष्ठावान शिक्षक के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। उसे जहाँ एक और छात्रों की कठिनाइयों का पता निरंतर चलता रहता है, वहीं अपने शिक्षण में रह गई कमियों से भी अवगत होता है और छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप अपनी शिक्षण पद्धति में भी बदलाव लाता है। यहाँ ये बात है, देखो, मूल्यांकन की वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत परीक्षाओं के बीच समय का अंतराल इतना अधिक होता है कि उनके द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को पहचान कर समय रहते उनका निवारण कर पाना संभव नहीं है। एक लंबे अंतराल के बाद उपचारात्मक शिक्षण के रूप में छात्रों को जो सहायता मिलती है तो वह उसके विशेष हितकर नहीं होती, क्योंकि ये इस सुदीर्घ अंतराल में उसका रोग असाध्य हो चुका होता है। इसे हम अपने जीवन से समझते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर रोगी का इलाज करता है, अगर उसे बीमारी है तो अगर उसे तुरंत पता चल जाए तो वह तुरंत डॉक्टर के पास चला जाए तो उसकी जो रोग है उसका निवारण जल्दी से जल्दी हो सकेगा। अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो उसका रोग क्या होगा, उसका रोग और बढ़ता रहेगा अंदर ही अंदर। ऊपर से वो सही लगेगा और अंदर ही अंदर रहेगा, ताकि उसके स्वभाव के लिए वो क्या होगा, हानिकारक होगा। इसीलिए इसमें क्या दिया, लंबे अंतराल के बाद उपचारात्मक शिक्षण के रूप में छात्रों को जो सहायता मिलती भी है वह उसके लिए विशेष हितकर नहीं होती, क्योंकि इस सुदीर्घ अंतराल में उसका रोग असाध्य हो चुका होता है। सतत मूल्यांकन व्यवस्था के द्वारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के बीच ही शिक्षक को छात्रों के सीखने के स्तर के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहती है। जो हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, इसमें छात्रों की कमजोरियां, उसके स्तर की निरंतर लगातार जानकारी शिक्षक को मिलती रहती है। फिर शिक्षक उनकी कमियों को दूर करके कमियों का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास करता है। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की। परीक्षा की वर्तमान
पद्धति छात्रों में भय व तनाव को जन्म देती है। परीक्षा की वर्तमान पद्धति छात्रों में भय व तनाव को जन्म देती है। विषय की संपूर्ण जानकारी रखने वाले छात्र भी तनाव में नहीं बच सकते। दीर्घ अवधि में यही तनाव कई प्रकार की कुंठाओं को जन्म देता है, जिससे छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचती है। सतत मूल्यांकन द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निवारण होने से उसमें आत्मविश्वास विकसित होता है और सीखने की प्रक्रिया सुगम हो जाती है। इस क्रम में शिक्षक और छात्र के बीच जो संवाद और आत्मीयता पनपती है, उसके परिणाम स्वरूप विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की संख्या भी कम हो जाती है। इसमें क्या दिया है, दीर्घ अवधि में यही तनाव कई प्रकार की कुंठाओं को जन्म देता है। अगर हम अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर दे देंगे तो वो और भी बीमारियों का शिकार बन जाएगा, जिससे छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचती है। उसका जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होती है, बाधा पहुंचती है। वो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट अपने डेवलपमेंट पर पड़ता है। क्या है इसमें, सतत मूल्यांकन द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निवारण होने से उसमें आत्मविश्वास विकसित होता है। उसकी जब कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं तो उसमें क्या होता है, एक आत्मविश्वास जगता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समय समय पर शैक्षिक और गैर शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित होता है। यदि विद्यार्थी किसी विषय में कमजोर है तो नैदानिक मूल्यांकन और उपचारिक प्रयास किया जाना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन का महत्व शिक्षण एवं अधिगम की व्यवस्थाओं में अपेक्षित संवेदनशीलता, गुणवत्ता, सार्थकता तथा सजगता लाने की दृष्टि से विशेष प्रकार के साधकत्व के रूप में सहज ही आंका जा सकता है। इससे विद्यार्थी की शैक्षिक पद्धति का चित्रण करने, उसे विद्यार्थी के स्तरानुकूल बनाने एवं विद्यार्थी तथा उसके अभिभावक में उसकी अधिगम आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था रचने में अपेक्षित सहयोग की संभावना अभिवृद्ध होती है। इसका नीचे है टॉपिक, सतत मूल्यांकन से विद्यार्थी की प्रगति, योग्यता और उपलब्धि की सीमा और सतत के स्तर के निर्धारण में नियमित सहायता मिलती है। सतत मूल्यांकन से कमजोरियों का निदान किया जा सकता है और इसकी सहायता से शिक्षक प्रत्येक अलग अलग विद्यार्थी की शक्ति, कमजोरियों और उसकी आवश्यकताओं का पता लगा सकते हैं। इससे शिक्षक को तात्कालिक प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, जो इसके आधार पर यह निर्णय करता है कि क्या किसी इकाई विशेष का पूरी कक्षा में पुनः शिक्षण किया जाए अथवा क्या कुछ विद्यार्थियों को उपचारिक अनुदेश दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, इससे शिक्षक को प्रभावी शिक्षा कार्यनीति तैयार करने में सहायता मिलती है। बहुधा कुछ व्यक्तिगत कारणों से, पारिवारिक समस्याओं से या समायोजन संबंधी समस्याओं के कारण विद्यार्थी अपने पढ़ाई के प्रति लापरवाह होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी उपलब्धि में अचानक गिरावट आने लगती है, जिन्हें जांचने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन विशेष महत्व है। नेक्स्ट है, सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों को अपनी शक्ति और कमजोरी की जानकारी मिलती है। इससे विद्यार्थी को उसके अध्ययन के संबंध में स्पष्ट वास्तविक जानकारी मिलती है। इससे विद्यार्थी को अपनी अच्छी अध्ययन आदतें विकसित करने, गलतियों को सुधारने तथा अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन अभिक्षमता और अभिरुचि के क्षेत्रों को सुनिश्चित करता है। इससे भविष्य के लिए अध्ययन क्षेत्रों, पाठ्यक्रमों और व्यवसाय के चयन के संबंध में निर्णय लेने में सहायता मिलती है। ये शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी की प्रगति संबंधी सूचना रिपोर्ट उपलब्ध कराता है, जो विद्यार्थी की भावी सफलता का अनुमान लगाने में सहायता देता है। नेक्स्ट है, ये अधिगमकर्ताओं की अभिप्रेरणा बढ़ाने, उनकी अध्ययन की आदतों को सुधारने तथा उन्हें अपेक्षित अधिगम स्तर पर तक पहुंचने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थी के प्रतिभा के स्तर को सुमनत बनाने में मदद मिलती है, जिससे उसके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इससे विद्यार्थी न केवल संज्ञानात्मक और शैक्षणिक अनुक्षेत्र में प्रगति, बल्कि उसके संज्ञानेतर एवं व्यक्तित्व के विविध पक्षों
तथा रुचि, अभिवृत्ति, आदतों, मूल्य, चरित्र में होने वाले रूपांतरण का भी आकलन मिल जाता है। इस प्रकार शिक्षण अधिगम पद्धतियों को समुचित, गतिशील एवं सार्थक बनाए रखने की दृष्टि से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विशेष महत्व है। इसके ये क्वेश्चन है, मापन व मूल्यांकन में क्या अंतर है, और दूसरा क्वेश्चन है, आप मूल्यांकन को अपने शिक्षण का अभिन्न अंग कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सतत मूल्यांकन का क्षेत्र। एक शिक्षक के रूप में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हो पाई है। वैसे भी उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रगति का निर्धारण और मूल्यांकन किया ही नहीं जाना चाहिए। विद्यालय स्तर पर सतत मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक विषयों में छात्रों की उपलब्धि में सुधार करना और शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप उसमें सही आदतों और आवृत्तियों का विकास करना है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया अत्यंत विस्तृत है। अतः जब मूल्यांकन की बात कही जाती है तो इसका अभिप्राय विद्यार्थी के संपूर्ण मूल्यांकन से होता है, जिसमें व्यक्ति के शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व के अन्य पक्षों का मूल्यांकन भी निहित होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। पहला है शारीरिक विकास का मूल्यांकन। क्या है? शारीरिक विकास का मूल्यांकन। शारीरिक विकास से अर्थ विद्यार्थी के स्वास्थ्य संबंधी मूल्यांकन से है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत ही पूछी जाती है। वहाँ देते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। वहाँ ऑप्शंस होते हैं अदर वहाँ क्या है ये, फिर वहाँ ऑप्शंस में हमें टिक करना है अरस्तु। वहाँ पूछ लेते हैं ये डेफिनेशन किसने दी है, या फिर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये परिभाषा किसने दी थी, ये किसने किया। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शारीरिक विकास का मूल्यांकन। शारीरिक विकास से अर्थ विद्यार्थी के स्वस्थ संबंधी मूल्यांकन से है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। ये क्वेश्चन आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ज़रूर पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहाँ दे देंगे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। ये कथन किसका है, तो यहाँ क्या लिखना है आपको, अरस्तु। अतः विद्यार्थी के उचित मानसिक विकास के लिए उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। शारीरिक विकास के मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी का समय समय पर अच्छे चिकित्सक द्वारा परीक्षण भी होना चाहिए, और किसी भी प्रकार के शारीरिक दोष को दूर करने हेतु सही समय पर चिकित्सक की राय लेनी चाहिए। विद्यालय द्वारा समय समय पर इस तरह की चिकित्सा जांच के द्वारा माता पिता अपने बच्चों की उचित समय पर उपचार कर सकते हैं। अतः शारीरिक विकास हेतु एक विद्यालय को निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला है हमारा, विद्यार्थी की सत्र में एक बार शारीरिक जांच कुशल चिकित्सक द्वारा करवाई जानी चाहिए। दूसरा है, ऐसी विद्यार्थी की जिसमें किसी प्रकार की शारीरिक अपंगता है उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए। तीसरी है, विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन एक निश्चित समय अवधि के बाद अवश्य होना चाहिए। 4 है हमारा, अगर किसी विद्यार्थी में कोई असामान्यता हो तो उसके अभिभावक को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य मस्तिष्क को स्वस्थ तथा निरोग रखने से है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करके उसे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन के लिए समर्थ बनाता है। अतः शिक्षक को छात्रों में भय, जितना निराशा, कुंठा तथा अन्य मानसिक विकृति को दूर कर उनके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, सामाजिक विकास का मूल्यांकन। विद्यार्थी विद्यालय में शिक्षकों तथा अनेक अन्य विद्यार्थियों के संपर्क में आते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आप ये हेडिंग डाल के अपने नोट्स बना लीजिए प्लीज़, क्योंकि ये लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में आपको हेडिंग के अनुसार ही वहाँ लिखना है।
इसके फलस्वरूप विद्यार्थी में सहभागिता, सहानुभूति, सहयोग तथा अनुशासन जैसी क्षमताओं का विकास होता है, जो उन्हें एक कुशल सामाजिक प्रणाली बनाते हैं। अतः विद्यालय का ये कार्य भी है कि वह विद्यार्थियों की इन क्षमताओं का मूल्यांकन भी करे, जिससे यह विदित हो कि विद्यार्थियों में किस प्रकार के सामाजिक विकास वांछनीय है। अतः इस उद्देश्य हेतु विद्यालय को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। पहला है, विद्यार्थी को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों जैसे प्रार्थना सभा में भाषण, खेलकूद कार्यक्रम, गाइडिंग या स्काउटिंग इत्यादि की ओर ध्यान दिया जाए। इन कार्यक्रमों के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण कैसा है। नेक्स्ट है हमारे विद्यार्थियों का अपने मित्रों, सहपाठियों के साथ व्यवहार कैसा है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे व्यक्तित्व के विकास का मूल्यांकन। व्यक्तित्व एक विस्तृत शब्द है। मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन मानते हैं, जो वातावरण के साथ व्यक्ति का अनूठा संयोजन स्थापित करते हैं। अतः व्यक्तित्व के अंतर्गत बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, चरित्र, सृजनात्मकता, स्वभाव जैसे मनोवैज्ञानिक गुणों तथा शारीरिक गठन, वेशभूषा, वाणी जैसे शारीरिक गुण समाहित होते हैं। विद्यालय का यह प्रयास होता है कि वह विद्यार्थी में सम्यक गुणों का विकास कर एक अच्छे व्यक्तित्व को विकसित करें। विद्यालय में समय समय पर व्यक्तित्व परीक्षणों की सहायता से व्यक्ति संबंधी विशेषताओं व समस्याओं का पता करके उनके निवारण का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन। शैक्षिक उपलब्धियों से तात्पर्य विषयगत दक्षता या योग्यता का मापन, छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं, जिसका समय समय पर मूल्यांकन या जांच किया जाता है, जिससे उनकी शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याओं का निवारण कर उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सके। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मूल्यांकन की कार्य प्रणाली एवं सोपान। शिक्षा तथा मूल्यांकन दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। शिक्षा के अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व का समुचित विकास हो, इसके लिए मूल्यांकन का सहारा लिया जाता है। शिक्षा में मूल्यांकन से अभिप्राय शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों, उपयोगिता एवं उत्पादकता के संबंध में निर्णय देना। इसके अंतर्गत केवल विद्यार्थी की जांच नहीं होती, बल्कि शिक्षक, शिक्षण पद्धति, शिक्षण के उपकरण, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी तथा साधनों की उपयोगिता का भी पता लगाया जाता है। यह ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मूल्यांकन की कार्यप्रणाली सहकारी, व्यवहारिक तथा निश्चित होनी चाहिए। जिस तरह शिक्षण प्रक्रिया के कुछ सोपान होते हैं, उसी तरह मूल्यांकन प्रक्रिया के भी कई सोपान हैं, जो निम्न प्रकार है। पहला है उद्देश्य का निर्धारण। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, सामान्य उद्देश्य का निर्धारण और विशिष्ट उद्देश्य का निर्धारण। नेक्स्ट है हमारा अधिगम क्रियाओं का आयोजन। पहला है, इसके अंतर्गत है शिक्षण बिंदुओं का चयन। दूसरा है शिक्षण क्रियाओं द्वारा उपयुक्त अधिगम अनुभव उत्पन्न करना। और तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। और तीसरा है मूल्यांकन। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के जांच हेतु उपयुक्त मापक उपकरणों का चयन, मापक उपकरणों का प्रशासन तथा अंकन, प्राप्तांकों का विश्लेषण व व्याख्या, प्राप्त परिणामों का अनुप्रयोग, पृष्ठपोषण तथा उपचारात्मक कार्यक्रम, उपयुक्त अभिलेख तथा व्याख्या। ये हो गए हमारे मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। उद्देश्य का निर्धारण, अधिगम क्रियाओं का आयोजन और तीसरा हमारा क्या है, मूल्यांकन। अब है मूल्यांकन प्रारूप। शैक्षिक उपलब्धि के समग्र मूल्यांकन के लिए बालक को प्रायः संज्ञानात्मक पक्ष एवं संज्ञान सहगामी पक्ष, इन दोनों भागों में विभाजित किया जाता है, जिनका मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणाओं के अनुसार इस प्रकार अपेक्षित होता है। संज्ञानात्मक पक्ष के मूल्यांकन के लिए 3 आधार रखे जाएंगे। पहला है प्रत्येक पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य, कक्षा कार्य, दंत कार्य और अन्य विषयगत क्रियाकलापों
की जांच, अवलोकन तथा निर्देशन। दूसरा है इकाइयों पर आधारित अध्यापक द्वारा कक्षा परीक्षण। तीसरा है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, इन्हीं क्रमशः संयुक्त इकाई परीक्षण और समग्र इकाई परीक्षण भी कहा जाता है। बच्चों के मूल्यांकन द्वारा शिक्षक उसकी प्रत्येक विषय में न्यूनताओं, कमजोरियों और कठिनाइयों का पता लगाते चलेंगे। साथ ही उन्हें दूर करने के लिए शिक्षक सुधारात्मक कार्य भी करेंगे। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व विभिन्न गुण और विशेषताएं आती हैं। वैसे तो व्यक्तित्व के गुण और विशेषताओं का विश्लेषण करने पर संबोध की एक लंबी सूची तैयार हो सकती है, किंतु प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप बालक का निम्न 8 बिंदुओं पर मूल्यांकन अपेक्षित है। पहला है हमारा कार्य अनुभव, दूसरा है कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, खेल, व्यायाम, योग, आसन, स्काउटिंग, गाइडिंग, नैतिक शिक्षा, स्वच्छता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता एवं उपलब्धि, उल्लेखनीय रुचियां तथा प्रतिभाएं। इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों में अपेक्षित व्यक्तित्व संबंधी गुणों का विकास करना होता है। अतः इनके मूल्यांकन में नकारात्मक टिप्पणी की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ग्रेडिंग प्रणाली स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सतत व मूल्यांकन हेतु रणनीतियों का निर्धारण एवं उसका क्रियान्वयन। ये किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संपादित किए जाने वाली गतिविधि क्रियाकलाप है। इन परियोजनाओं से श्रम करने, संग्रह करने, आंकड़ों का विश्लेषण करने, व्याख्या करने जैसी शक्तियों को उभारा और मापा जा सकता है। परियोजना निर्माण को विद्यालय के आसपास के क्षेत्र से संबंधित रखना होगा। समूह परियोजना बनवाने से बच्चों का परस्पर सहयोग, अनुभव बांटने एवं एक दूसरे से जानकारी हासिल करने जैसी शक्तियों का आकलन कर सकते हैं तथा प्रजातंत्रीय मूल्यों की स्थापना भी सक्रिय रूप से कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा विभिन्न विषयों में अपेक्षित दक्षताओं की संप्राप्ति हेतु बच्चों से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक अभ्यास कार्य कराए जाते हैं। ये कार्य पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त बाहरी परिवेश या बाहर के प्रसंगों पर आधारित हो सकते हैं। इससे बच्चों की रचनात्मकता, अधिगम की उपलब्धि, विश्लेषण, चर्चा, विचार, प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्रियाओं का आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धि का विवरण रखने हेतु छात्र प्रोफाइल तैयार की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है अति लघु उत्तरीय में कि छात्र प्रोफाइल क्या होती है, तो उसमें अपने क्या लिखना है, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु जो प्रोफाइल होती है उसे हम छात्र प्रोफाइल कहते हैं। बच्चों को अपना छात्र प्रोफाइल बनाने के लिए उत्साहित करें। इससे बच्चा स्वयं की प्रगति से अवगत रहता है और शिक्षक, अभिभावक या पर्यवेक्षक से मदद मांग सकता है। शिक्षक और पर्यवेक्षक भी उसकी छात्र प्रोफाइल के आधार पर सुधार हेतु योजना बना सकते हैं। नेक्स्ट है छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। पांचवा है बच्चों को कार्य करते समय देखें तथा उसकी रुचि, गति, अधिगम की प्राप्ति के स्तर को नोट करें। एक बार के अवलोकन से निष्कर्ष पर ना पहुँचे, मौखिक और लिखित दोनों ही प्रकार के कार्यों का अवलोकन कर निर्णय पर पहुँचे। कक्षा में पद के आधार पर बच्चों की पहले मदद करें, तब निर्णय तक पर पहुँचे। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग बच्चों द्वारा भ्रमण के अनुभवों पर आधारित चर्चा, परिचर्चा एवं प्रस्तुत व्याख्या के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी प्रकरण पर किए गए प्रस्तुतिकरण एवं अभिव्यक्ति के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं। बच्चों को संग्रह व संकलन संबंधी प्रदत्त कार्यों के आधार पर भी मूल्यांकन किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तकों के चित्रों, चार्ट व अन्य उपलब्ध चित्रों पर बच्चों से वार्तालाप करके भी मूल्यांकन किया जा सकता है।
बच्चों का लिखित और मौखिक परीक्षण बच्चों की उपलब्धि के आकलन का महत्वपूर्ण आधार होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। पाठ्य वस्तु पर आधारित एवं पाठ्येतर गतिविधियों क्रियाकलापों में बच्चों की सक्रिय प्रतिभागिता के आधार पर आकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ग्रेडिंग सिस्टम तथा इसकी चुनौतियाँ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में संकल्पित सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली को अपनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों की क्षमता का आकलन अंकों की बजाय ग्रेड बिंदुओं में दिया जाता है। इसकी मूल मान्यता है कि अंक दिए बिना भी बच्चे के विकासात्मक पहलू का आकलन किया जा सकता है, क्योंकि अंकन प्रणाली में अंक प्राप्त करने का ना तो कोई पर्याप्त वैध वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय सार्थक आधार उपलब्ध होता है और न ही परीक्षकों में इतनी कुशलता है कि वे छात्रों के समूह को त्रुटि रहित ढंग से बांट सकें। शिक्षकों में प्रशिक्षण व अभ्यास के अभाव में ग्रेडिंग सिस्टम का अभी बहुतायत से प्रयोग नहीं हो पा रहा है, जिस पर अतिशीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि मूल्यांकन में अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसके हम प्रश्न देख लेते हैं, जो अभ्यास प्रश्न है, जो आपको खुद करने हैं और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है हमारा, भाषा विकास की दक्षता के संदर्भ में सर्वप्रथम किस कौशल का विकास किया जाता है। दूसरा है, मूल्यांकन संबंधित होता है। तीसरा है, संज्ञान सहगामी पक्ष से तात्पर्य है। चौथा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या लाभ है। पांचवा है, मूल्यांकन के किन्हीं दो क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप इससे ही प्रैक्टिस करिए। 6 है हमारा, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप देने में दक्षता आधारित मूल्यांकन की क्या भूमिका हो सकती है। 7 है हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के विभिन्न सोपान कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, मूल्यांकन के पक्ष। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। बालक के व्यवहार में उसके व्यक्तित्व के कई पक्ष या पहलू समाहित होते हैं, जिन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है कौशलात्मक व्यवहारात्मक। चलते हैं इसके पैराग्राफ की तरफ। मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व में सन्निहित इन्हीं पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है जो बालक की अधिगम क्षमता, मानसिक प्रक्रिया व कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इन्हीं पक्षों में हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, परिवर्धन व संशोधन करते हैं। संक्षेप में इनका विवरण निम्नलिखित है। पहला, ज्ञानात्मक पक्ष। मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जो छात्रों की बौद्धिक योग्यताओं, क्षमताओं, ज्ञान चिंतन तथा समस्या समाधान आदि से संबंधित होते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य को जटिलता की दृष्टि से 6 श्रेणियों में बांटा है। पहला है, ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत सीखने वाले व्यक्ति की उन क्रियाओं का वर्णन किया जाता है जो मुख्यतः स्मृति से संबंधित होते हैं। अतः ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न पदों, प्रत्ययों, परिभाषाओं, सिद्धांतों, सूत्रों, विधियों, संरचनाओं आदि का पुनः स्मरण तथा पहचान करने से संबंधित व्यवहार सन्निहित रहते हैं। दूसरा है, ज्ञान के उपरांत बोध का क्रम आता है। इस स्तर पर ज्ञान तथा सूचनाओं के पुनः स्मरण तथा पहचान के साथ साथ ज्ञान व सूचनाओं से संबंधित अच्छी समझ भी अंतर्निहित होती है। इसमें विभिन्न तथ्यों की व्याख्या भी सम्मिलित होती है। तीसरा है हमारा, इस स्तर के अंतर्गत बालक ज्ञान व बोध के उपरांत उसका वास्तविक जीवन में प्रयोग करना सीखता है। विद्यालय के कार्यक्रम का प्रभावी होना इस बात पर निर्भर करता है कि विद्यार्थी उन बातों को जो उसे शिक्षा के द्वारा बताई गई हैं उसको वह अपने जीवन की वास्तविक व व्यवहारिक पद्धतियों में कितने अंश तक प्रयोग करता है। नेक्स्ट है हमारी
बोध और अनुप्रयोग की अपेक्षा विश्लेषण उच्च स्तर का उद्देश्य है। विश्लेषण उद्देश्य के अंतर्गत वे व्यवहार आते हैं जो प्रायः सूचना को उसके विभिन्न भागों में व्यक्त करने से संबंधित होते हैं। पांचवा है वह संज्ञानात्मक पक्ष का एक ऐसा स्तर है जिसमें सीखने वाले का व्यवहार रचनात्मक होता है। संश्लेषण स्तर पर छात्र विभिन्न भागों, अंगों तथा तत्वों के साथ साथ कार्य करके उन्हें इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि कोई ऐसी रचना तैयार हो सके जो पहले उसके सम्मुख प्रस्तुत नहीं थी। नेक्स्ट है हमारी, यह ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम तथा उच्चतम उद्देश्य होता है जिसके अंतर्गत किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विचारों, कार्यों, विधियों व सामग्रियों आदि का मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस संबंध में गुणात्मक तथा मात्रात्मक निर्णय लिए जाते हैं तथा यह निर्णय आंतरिक प्रमाण या बाह्य कसौटियों के आधार पर लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है। सेकंड हेडिंग है हमारी भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जो छात्रों की अवोधित विशेषताओं जैसे रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य, दृष्टिकोण, रसानुभूति आदि के विकास से संबंधित होते हैं। भावात्मक पक्ष की प्रवृत्ति तथा निर्धारक तत्वों को समझना अत्यंत कठिन कार्य है। यही कारण है कि अध्यापक के लिए अपने बालकों के व्यक्तित्व में भावात्मक पक्ष का विकास करना बड़ा ही कठिन व समय साध्य कार्य होता है। इस पक्ष के स्तर को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। पहला है, बालक के इस पक्ष के मूल्यांकन के अंतर्गत सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि वह अपने अभिभावक, अध्यापकों व श्रेष्ठजनों द्वारा बताई गई या दी गई शिक्षाओं, निर्देशों को कितनी गंभीरता से ग्रहण करता है या उस पर ध्यान देता है। दूसरा है, इस स्तर का उद्देश्य उन अनुक्रियाओं से संबंधित होता है जो किसी उद्दीपन के अग्रहण के कारण होती हैं। इसमें बालकों को किसी उद्दीपन के प्रति संवेदनशील व अनुक्रिया हेतु प्रेरित करती है। नेक्स्ट है हमारी, भावात्मक पक्ष का तीसरा स्तर विभिन्न वस्तुओं, कार्यों या व्यवहारों के उपयोग के मूल्य को स्वीकार करने तथा उसके प्रति एक निश्चित धारणा बनाने में संबंधित है। चौथा है, इस उद्देश्य में मूल्यों का संगठन किया जाता है और मौलिक भावनाओं का विकास किया जाता है। मूल्यों का आत्मीकरण करने के उपरांत छात्रों के सम्मुख ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें एक से अधिक मूल्य होते हैं। ऐसी परिस्थिति में छात्रों को उन मूल्यों को एक क्रम में व्यवस्थित करना होता है। नेक्स्ट है, यह भावात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर है। इस अंतिम स्तर का उद्देश्य है मूल्यों को चरित्र का अंग बनाना अर्थात स्वभाव का निर्माण करना। स्पष्ट है कि व्यक्ति स्वीकार किए गए मूल्यों के अनुरूप कार्य करता है तथा इन मूल्यों का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव इतना स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का व्यवहार इन मूल्यों द्वारा विशिष्ट रूप में प्रस्तुत होता है। इसकी हेडिंग है, छात्रों के भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। ये इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद करने हैं। दूसरा है, भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। अब तीसरा है, कौशलात्मक पक्ष। कौशलात्मक पक्ष के उद्देश्य छात्रों की गमक योग्यताओं के विकास से संबंधित होते हैं। यह पक्ष मुख्यतः मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियों से संबंधित है जो किसी कार्य को करने में शरीर के अंगों के दक्षतापूर्ण कुशल संचालन के भाव को लेकर है। कौशलात्मक पक्ष के मूल्यांकन में निम्नलिखित अवयवों को सम्मिलित किया जाता है। पहली है इसकी हेडिंग, कौशलात्मक पक्ष। कौशलात्मक पक्ष के मूल्यांकन का पहला स्तर है उत्तेजना, अर्थात छात्रों में किसी कार्य को सीखने की कितनी श्रेष्ठता या उत्तेजना है, वे हाथ से कार्य करने हेतु कितना उत्साहित है, इसका आकलन किया जाता है। दूसरी है हमारी, इस स्तर पर बालक चेष्टा के आधार पर कोई कार्य संपादित करता है, बिना किसी क्रियान्वयन के मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तीसरी है, बालक के अंदर असीम क्षमता होती है,
यदि उन क्षमताओं का नियंत्रित प्रयोग न किया जाए तो किसी कुशलता को प्राप्त करने से वह वंचित हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक कुशलता हेतु वांछित नियंत्रित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इसकी हेडिंग, शिक्षा समाज में समायोजन। शिक्षा समाज में समायोजन करने की एक प्रक्रिया भी है। कोई बालक अपनी क्षमता, योग्यता, कलाकारी को समाज के लिए कितना समायोजित कर सकता है, यह मूल्यांकन का विषय है। अतः इस स्तर पर कौशलात्मक पक्ष के मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों में समायोजन संबंधी व्यवहार को देखना है। पांचवा है, यह कौशलात्मक पक्ष का सर्वोच्च तथा अंतिम स्तर है, जिसके अंतर्गत बालक के कार्य करने की एक विशेष शैली बन जाती है और वह एक विशेष गति व ढंग से कार्य संपादित करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट। ये एक चार्ट है छात्रों के शैक्षिक विकास का। यह आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसे याद कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। सामाजिक कौशल के अंतर्गत विद्यार्थियों को वातावरणीय ज्ञान, सामाजिक तथा नागरिक परिवेश बोध, आर्थिक गतिविधियां, मनुष्य तथा उसके परिवेश के बीच तालमेल, देश के प्रति कर्तव्य तथा संस्कृति व सभ्यता का ज्ञान दिया जाता है। ये व्यक्ति के सृजनात्मक रचनात्मक प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। इसमें किसी कार्य के अच्छे तरीके से करने का ढंग, किसी वस्तु के निर्माण का कौशल तथा शारीरिक कार्य आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता से एवं शुद्धता से गणना करने की योग्यता, तार्किक ढंग से सोचने की योग्यता, क्रम व आकृति को पहचानने व उनमें अंतर करने की योग्यता, दैनिक जीवन के साधारण समस्याओं की गणितीय प्रक्रियाओं के प्रयोग की योग्यता आदि आते हैं, जिनका बालक में विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा भाषा कौशल से तात्पर्य है कि बालक के अंदर विभिन्न भाषाई कौशल या भाषाई सभी दक्षताओं का विकास करना व्यक्ति के जीवन में जितनी आवश्यक भाषा की है उतनी शायद किसी अन्य विषय की नहीं है। अतः बालक के अंदर भाषा संबंधी कौशल यथा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हमारे क्या है, भाषाई कौशल है। इसका क्रम क्या होता है, LSRW, इंग्लिश में होता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि का विकास करना परम आवश्यक है। भाषा कौशल के विकास हेतु पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त विद्यालय के सभी क्रियाकलापों एवं सामाजिक स्थितियों में भाषा का उपयोग एवं उसका मूल्यांकन होना चाहिए। अब इसके हमारे प्रश्न देख लेते हैं, अभ्यास प्रश्न जो कि आपको खुद करने हैं और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। विश्लेषण का संबंध है। दूसरा है भावात्मक पक्ष के स्तर से संबंधित है। तीसरा है मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। चौथा है मूल्यांकन के कौशलात्मक पक्ष के दो प्रमुख उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को किन स्तरों में विभाजित किया जाता है। छठा है ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। सातवां है मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं, इनका मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। आठवां है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत किन उद्देश्यों को समाहित किया जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मूल्यांकन के प्रकार। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं है, अपितु छात्रों का सर्वांगीण विकास भी करना है। शिक्षा वस्तुतः उपलब्धि केंद्रित न होकर विकास केंद्रित है। छात्रों के माता पिता, शिक्षक, अभिभावक सभी के लिए ये जानना आवश्यक है कि उसका समुचित विकास हुआ है अथवा नहीं। मूल्यांकन के द्वारा इस दिशा में मदद मिलती है कि छात्र का विकास हुआ है अथवा नहीं हुआ है। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी कुछ हेडिंग्स हैं, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, निरीक्षण, अवलोकन, प्रायोगिक, रचनात्मक मूल्यांकन, आकलित मूल्यांकन। ये आपको याद कर लेनी है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर, मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन एक सतत सकारात्मक प्रक्रिया है जो शैक्षिक उद्देश्य की सीमा निर्धारित करके उनकी प्राप्ति के स्तर को ज्ञात कर
उचित अनुचित का निर्णय लेने में सहायता करती है। इसके लिए शैक्षिक मूल्यांकन हेतु परीक्षा महत्वपूर्ण साधन है। छात्र मूल्यांकन हेतु परीक्षा के दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है? परिमाणात्मक, दूसरा है गुणात्मक। परिमाणात्मक मूल्यांकन को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, तीसरा है प्रायोगिक परीक्षा। बात कर लेते हैं मौखिक परीक्षा की। मौखिक परीक्षा का प्रारंभ गिलेडाइट्स ने प्रारंभ किया था और इसे सुकरात ने भी महत्वपूर्ण स्थान दिया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि वहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मौखिक परीक्षा का प्रारंभ किसने किया था, तो आपको वहाँ क्या लिखना है? गिलेडाइट्स ने किया था और इसे सुकरात ने भी महत्वपूर्ण स्थान दिया था। ये प्रविधि मुख्यतः व्यक्तिगत होती है। इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता, उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। मतलब मौखिक रूप से मौखिक प्रश्न पूछते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला है लंबे उत्तरों वाले प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। दूसरा है प्रश्नों में द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तीसरा है छात्रों द्वारा उत्तर देते समय बीच में टोकना नहीं चाहिए, बल्कि बाद में संशोधन करना चाहिए, ताकि बच्चा बता रहा है और उसे बताते रहना चाहिए ताकि उसमें जिज्ञासा बनी रहे। चौथा है लंबी शब्दावली वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। हेडिंग है हमारी लिखित परीक्षा। वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन अधिक है। इस परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न, चौथा है दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न। बात कर लेते हैं तीसरी हेडिंग है हमारी प्रायोगिक परीक्षा। मूल्यांकन में प्रयोग विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा का उद्देश्य ही है कि बच्चे कुछ करके सीखें। प्रायोगिक मूल्यांकन के 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आंतरिक प्रयोग। जब किसी सूत्र या अवधारणा को प्रयोगशाला में सामग्री उपकरण की सहायता से छात्र द्वारा कार्य किया जाता है, जिससे उसकी सफलता असफलता का मूल्यांकन किया जाता है, इसे आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। ये प्रायः विज्ञान विषय में किया जाता है। दूसरा है बाह्य प्रयोग। इस प्रकार के मूल्यांकन को छात्र के जीवन से जोड़कर ज्ञान सिद्धांत को व्यवहार रूप में परिवर्तित करने को कहा जाता है, जैसे कुछ दूरी दौड़ना, सत्य बोलना, चित्र बनाना, मिट्टी का कार्य करना आदि। ये मूल्यांकन शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कला, नैतिक शिक्षा, कार्य विज्ञान आदि विषयों में किया जाता है। तीसरी है हमारी गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है जांच की सूची और स्तर माप, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है घटनावृत्त, चौथा है साक्षात्कार। इसकी पहली हेडिंग है हमारी जांच सूची। जांच सूची का उपयोग छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिव्यक्तियों, रुचियों, अवधारणाओं तथा मूल्यों आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि स्तर माप के माध्यम से ये जाना जाता है कि किसी शिक्षार्थी ने कुछ विशिष्ट गुणों के संदर्भ में अन्य शिक्षार्थी एवं शिक्षकों पर क्या प्रभाव डाला है। दूसरी है हमारी किसी व्यक्ति या समूह के दैनिक व्यवहार को सुनिश्चित अवधियों के लिए देखना और उस अवधि के दौरान पाए गए व्यवहार के कुछ निश्चित और वस्तुनिष्ठ रूपों की उपस्थिति को दर्ज करना अवलोकन है। अवलोकन को व्यवस्थित करने के लिए अवलोकनकर्ता चेकलिस्ट, अवलोकन चार्ट, मापनी परीक्षण आदि उपकरणों का प्रयोग कर सकता है। कहा जा सकता है कि अवलोकन एक तकनीकी के रूप में अधिक लाभदायक है, जबकि एक उपकरण के रूप में इसका क्षेत्र सीमित है। तीसरा है घटनावृत्त को विभिन्न शिक्षाविदों ने कहा है कि ये शिक्षार्थियों के जीवन की सार्थक घटना विवरण क्रिया हो सकती है या कोई ऐसी घटना जो अवलोकन करने वाले की दृष्टि से शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो। यह शिक्षक के द्वारा संकलित विभिन्न परिस्थितियों में घटित शिक्षार्थियों का वास्तविक व्यवहार हो सकता है।
चौथी है साक्षात्कार का प्रयोग विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्तियों से सूचना संकलन का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। साक्षात्कार में व्यक्तियों को आमने सामने बैठाकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके आधार पर उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मापन करने के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार को मौखिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, विगत कुछ दशकों से मापन का तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के नवाचारों का प्रादुर्भाव हुआ है। इसमें से रचनात्मक व आंकलित मूल्यांकन, सामान्यीकृत व इंसेप्टिक मापन, प्रश्न बैंक, खुली पुस्तक, परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली, कंप्यूटरों के उपयोग, प्राप्तांकों का परिमापन, परीक्षा में पारदर्शिता तथा सार्वजनिक परीक्षाओं का प्रभावीकरण जैसे नवाचारों पर विशेष जोर दिया जाता है। निसंदेह ये नवाचार वर्तमान समय में प्रचलित परिपाटियों एवं साधनों की कमियों को दूर करने की दृष्टि से अपनाए गए हैं। रचनात्मक तथा आकलित मूल्यांकन के संदर्भ में हमारे प्राथमिक शिक्षकों को भी जानकारी होनी चाहिए। मिचेल स्क्रीमैन ने सन 1967 में मूल्यांकन की भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे दो भागों में विभाजित किया। ये दो भाग हैं, पहला है रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है आकलित मूल्यांकन। हमारी चौथी हेडिंग है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य यह है कि किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया, सामग्री आदि में मूल्यांकन करके सुधार किया जाए, अर्थात रचनात्मक मूल्यांकनकर्ता किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया की सामग्री की प्रभावशीलता, गुणवत्ता, उपयोगिता, सीमाएं आदि का पुनः आकलन कर सकता है ताकि उस कार्यक्रम, योजना को अधिक गुणवत्तापूर्ण तथा प्रभावशाली बनाया जा सके। उसमें जो कमियां रह गई हों उन्हें दूर किया जा सके। जैसे हमारे आपके द्वारा छात्रों को पढ़ाने के उपरांत विभिन्न परीक्षाओं, कार्यकलापों के द्वारा बच्चों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है, इसको रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे, क्योंकि इसके द्वारा ये पता लगता है कि किस बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया, कौन पिछड़ गया और किस बच्चे ने कितने शैक्षिक सुधार की आवश्यकता है। इस मूल्यांकन के द्वारा शिक्षकों और छात्रों दोनों को ही अपने में सुधार करने का अवसर प्राप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग के तरफ। इस प्रकार से रचनात्मक मूल्यांकन अल्पकालीन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारी बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की, आकलित मूल्यांकन। आकलित मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य पहले से निर्धारित किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, सामग्री की समग्र वांछितता को ज्ञात करने की प्रक्रिया से है, जिससे उसके बारे में यह निर्णय लिया जा सके कि वह भविष्य में पूर्ण रूप से जारी रखी जाए या फिर उससे कुछ भागों को जारी रखा जाए, अनावश्यक भाग को हटा दिया जाए। जैसे जब कोई शिक्षक या मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या शैक्षिक कार्यक्रम के अंत में या शिक्षा सत्र की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है तो इसे आकलित मूल्यांकन कहा जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों को अन्य कक्षाओं के लिए प्रोन्नत किया जा सकता है। आकलित मूल्यांकन दीर्घकालीन निर्णय को लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक मूल्यांकन के विभिन्न नवाचारों के नाम बताओ। दूसरा है, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। तीसरा है, लिखित परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। चौथा है, रचनात्मक और आकलित मूल्यांकन किसे कहते हैं। यह हमने आपको ऊपर अभी पढ़ाया है, आपको ये खुद करने हैं। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उत्तम परीक्षण मूल्यांकन की विशेषताएं, शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन का संबंध। मापन तथा मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का एक अत्यंत आवश्यक तथा अभिन्न अंग है। शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में छात्रों के विभिन्न योग्यताओं एवं उपलब्धि का मापन तथा मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ ध्यान रखना होगा कि मापन तथा मूल्यांकन के लिए कुछ उपकरण, परीक्षणों का प्रयोग
किया जाता है। किसी भी अच्छे मापन उपकरण में कुछ मूलभूत विशेषताओं का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारा उपकरण सही नहीं है तो उससे हम यथोचित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतः किसी मापन उपकरण परीक्षण का चयन करते समय उन विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसकी ये कुछ हेडिंग्स हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन के संबंध। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र में मनोविज्ञान परीक्षणों की बहुत उपयोगिता है। इन परीक्षणों का निर्माण बालक की जन्मजात क्षमताओं, उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं और उसके द्वारा अर्जित ज्ञान को मापने के लिए किया जाता है। इन परीक्षणों से वांछित लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उसमें अच्छे परीक्षण के गुण विद्यमान हो। एक अच्छा परीक्षण उसे कहा जा सकता है जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उन उद्देश्य को प्राप्त करता हो जिसको ध्यान में रखकर उसकी रचना की गई है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। अपनी नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उत्तम परीक्षण। परीक्षण वे उपकरण हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। परीक्षण से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में रखने से है जो उसके वास्तविक गुणों को प्रकट कर सके। विभिन्न प्रकार के गुणों को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। व्यक्तित्व को जानने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अभिक्षमता को ज्ञात करने के लिए अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। छात्रों की कठिनाइयों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि छात्रों की कठिनाइयों को जानने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? निदानात्मक परीक्षण। ऐसे यहाँ एक क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को जानने के लिए कौन सी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या होगा? व्यक्तित्व परीक्षण। अभिक्षमता को ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो वो होगा अभिक्षमता परीक्षण। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में बनता है। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक उत्तम परीक्षण आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं प्रभावीकृत यंत्र है जो मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करता है। इस प्रकार अच्छे परीक्षण का प्रशासन एवं अंकन सरल होता है। इन परीक्षणों की विश्वसनीयता, वैधता एवं मानक निश्चित होते हैं और इसमें विवेचन करने की शक्ति या क्षमता विद्यमान होती है। एक उत्तम परीक्षण में कुछ विशेषताओं या सामान्य गुणों का होना आवश्यक है। उत्तम परीक्षण में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है। ये विशेषताएं प्रत्येक परीक्षण के निर्माण की आधारभूत सिद्धांत बन जाती हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। किसी भी उत्तम परीक्षण में कुछ मूलभूत विशेषताओं का होना आवश्यक है। यदि कोई परीक्षण इन विशेषताओं से युक्त होता है तब ही उसे एक उत्तम परीक्षण कहा जा सकता है। उत्तम परीक्षण की विशेषताओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है व्यवहारिक विशेषताएं, दूसरा है तकनीकी विशेषताएं, टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स। व्यवहारिक विशेषताएं, इसके अंतर्गत आते हैं उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, मितव्ययता, सुगमता। तकनीकी विशेषताएं हैं, पहला वैधता, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा वस्तुनिष्ठता, चौथा विवेकता, मानक, पांचवा है मानक। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं। प्रत्येक उत्तम परीक्षण के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक होता है। अतः परीक्षण के उद्देश्य की पृष्ठभूमि में ये देखना चाहिए कि परीक्षण से उसके पूर्ण निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं। अब आई व्यापकता। व्यापकता का अर्थ है कि किसी परीक्षण के पाठ्यक्रम के अधिक से अधिक अंशों का समावेश हो। परीक्षण में
पाठ्यक्रम के कुछ अंशों को ही महत्व न दिया जाए, बल्कि विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को महत्व प्रदान करते हुए सभी अंशों से प्रश्नों का चयन करके परीक्षण का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही परीक्षण में प्रश्नों की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए कि वह बालक की उस योग्यता का समग्र रूप से मापन कर सके जिसके लिए उसकी रचना की गई है। नेक्स्ट है हमारा उत्तम परीक्षण की मितव्ययता। उत्तम परीक्षण की मितव्ययता का गुण विद्यमान होना चाहिए, अर्थात समय व धन की दृष्टि से परीक्षण मितव्ययी हो। नेक्स्ट है हमारा सुगमता अच्छे परीक्षण का एक गुण है, अर्थात परीक्षण प्रशासन अंकन और व्याख्या तीनों दृष्टि से सुगम होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उत्तम परीक्षण की तकनीकी विशेषताएं। उपलब्धि का मापन करने के लिए, व्यवसाय के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करने के लिए अथवा छात्रों की भावी सफलता का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, परंतु परीक्षण के इन अनुप्रयोगों के समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रयोग में लाया जाने वाला परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जो अपने उन उद्देश्य की पूर्ति सफलतापूर्वक नहीं करते, जिसके लिए उन्हें प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे परीक्षण को अवैध परीक्षण कहते हैं। जब परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है तब ही उसे वैध परीक्षण कहा जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि वैध परीक्षण किसे कहते हैं, तो आपको वहाँ कौन सा आंसर लिखना है। जब परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है तब उसे वैध परीक्षण कहते हैं, तथा परीक्षण की इस विशेषता को वैधता कहते हैं। अतः वैधता किसी भी परीक्षण की एक अत्यंत आवश्यक विशेषता है। वैधता, बात कर लेते हैं वैधता की। वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया जाता है। जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी, बात कर लेते हैं विश्वसनीयता की। जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है वह परीक्षण उतना ही अच्छा माना जाता है। विश्वसनीयता का अर्थ है कि किसी कक्षा या वर्ग की एक बार परीक्षा लेने पर जो परिणाम प्राप्त हो, करीब करीब वही परिणाम उसी परीक्षण से अथवा वैसे ही अन्य परीक्षण से पुनः भी प्राप्त हों। परीक्षण की ये विशेषता परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों की विश्वसनीयता को बताती है। अतः विश्वसनीयता किसी परीक्षण का एक सामान्य गुण है। फ्रीमेन के अनुसार किसी परीक्षण की विश्वसनीयता इस बात को इंगित करती है कि उस परीक्षण में आंतरिक संगति कितनी है और उस परीक्षण के बार बार प्रयोग करने से प्राप्त परिणामों या अंकों में कितनी संगति है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। किसी परीक्षण को तभी अच्छा कह सकते हैं जब प्रत्येक प्रश्न का जवाब स्पष्ट और निश्चित हो, ताकि कोई भी परीक्षण बिना किसी मतभेद के निश्चित अंक प्रदान करे। ये कार्य तभी संभव है जब प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो। प्रश्न के वस्तुनिष्ठ न होने पर एक ही प्रश्न के कई जवाब होते हैं। इस प्रकार परीक्षक अपने अनुसार विभिन्न अंक प्रदान करते हैं। इस प्रकार परीक्षा प्रणाली की वैधता तथा विश्वसनीयता में संदेह उत्पन्न होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे जो एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसका सिर्फ एक ही आंसर होता है जिसमें हमें पूरा नंबर मिलता है, और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें सबके विचार अलग अलग होते हैं, इसलिए हमारे वहाँ मार्क्स कम हो जाते हैं। अतः किसी परीक्षण का वस्तुनिष्ठ होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसका विश्वसनीयता तथा वैधता दोनों का प्रभाव पड़ता है। अपनी पुस्तक इसेंशियल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को वस्तुनिष्ठता के विषय में लिखा है। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षण किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट है उत्तम परीक्षण। उत्तम परीक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वे अच्छे और मंद बुद्धि के विद्यार्थियों में विभेद कर सकें। ऐसे परीक्षण में विभेदकारिता का गुण होता है, जिसमें सभी कठिनाई स्तर के प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका इस उत्तर सभी परीक्षार्थी आसानी से दे सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर केवल कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी ही दे सकते हैं। परीक्षण में अधिकांश प्रश्न ऐसे सम्मिलित किए जाने चाहिए जिसका उत्तर मध्यम स्तर के परीक्षार्थी दे सकें।
यदि परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों का वितरण काफ़ी बड़ा होता है, विशेषकर ऐसे छात्रों के लिए जो परीक्षण के द्वारा मापी जा रही योग्यता में भिन्न भिन्न होते हैं, तो परीक्षण को एक विभेदन परीक्षण कहा जाता है। मानक वे संदर्भ बिंदु होते हैं जिनके आधार पर परीक्षण से प्राप्त अंकों की व्याख्या की जाती है। यदि परीक्षण के लिए मानक उपलब्ध होते हैं तो प्राप्तांकों की व्याख्या करना सरल हो जाता है। मानकों का प्रयोग किसी व्यक्ति की समूह में स्थिति जानने के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के निष्पादन या योग्यता की तुलना समूह के अन्य व्यक्तियों से करने के लिए किया जाता है। परीक्षण की यह विशेषता परीक्षण की रचना विधि से संबंधित है। यदि परीक्षण की रचना पद विश्लेषण के आधार पर की गई तथा परीक्षण के मानक उपलब्ध होते हैं तो परीक्षण को परिमापीकृत परीक्षण कहते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण, अधिगम एवं मूल्यांकन का संबंध। शिक्षण, जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाने जाता है तो उसके सामने बच्चे तथा पाठ्य सामग्री होती है जिसे उसे बच्चे को संप्रेषित करना होता है, लेकिन जैसे बच्चे के सामने उसे प्रस्तुत करना होता है। शिक्षण द्वारा वह बालक स्वयं और विषय वस्तु के मध्य एक संबंध बनाता है। यही संबंध बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता देता है, उसे भविष्य में एक योग्य सृजनशील नागरिक बनाने का काम करता है। इससे शिक्षण का प्रयोजन परंपरागत और सूचना देना, बताना सही भिन्न और व्यापक हो जाता है। शिक्षण वस्तुतः बच्चों को सीखने की प्रेरणा, मार्गदर्शन प्रदान करता है। शिक्षण का वास्तविक प्रयोजन छात्र छात्राओं को उनके परिवेश के अनुसार डालने में सहायता देना, उन्हें क्रियाशील होने का अवसर देना, सीखने के लिए उत्साहित करना तथा संवेगों को परिशोधित करके उनके पूर्ण व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अधिगम। अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना। क्या होता है? सीखना। शिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि छात्र ने कितना सीखा है। किसी बात को बच्चे ने सीख लिया, इसकी कसौटी यह है कि वह बात उसके व्यवहार का स्थायी अंग बन जाए और उसके व्यवहार में दिखाई देने लगे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था का प्रयोजन छात्र को सिखाना है। शिक्षण और अधिगम दोनों को अलग अलग देखने से यह बात साफ हो जाती है कि अपने आप में शिक्षण का कोई प्रयोजन नहीं होता है यदि वह अधिगम का कारण नहीं बनता। अतः शिक्षण और अधिगम अलग अलग न होकर एक समेकित प्रक्रिया है जिसमें छात्र की सृजन शक्ति को उभारने का अवसर मिलता है। अब इस बात पर बल दिया जा रहा है कि शिक्षण अधिगम दक्षता आधारित हो। इसका अभिप्राय यह है कि जो कुछ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वह केवल बच्चों के पास ज्ञान या जानकारी के स्तर पर ही न रहे, बल्कि बच्चे उसे ऐसे आत्मसात करें कि वे अपने व्यवहारिक जीवन में आवश्यकता पड़ने पर उसका अनुप्रयोग कर सकें। दूसरे शब्दों में उनका अधिगम कार्यात्मक रूप से व्यक्त हो सके। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मूल्यांकन। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का आशय ये निर्णय करना है कि छात्र ने कितना सीखा है। मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। केवल सत्रीय परीक्षाओं के आधार पर यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि जिस व्यवहार और अनुभव को हम छात्र के व्यक्तित्व का अंग बनाना चाहते थे वह बन गया या नहीं। इसके लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ मूल्यांकन निरंतर चलता रहेगा। तभी यह समझा जा सकता है कि छात्रों ने कितना सीख लिया व कितना नहीं सीख पाया है। जितना वह सीख नहीं पाया है उसके कारणों को जानना और कारणों को दूर कर अपेक्षित स्तर तक सीखना मूल्यांकन की आवश्यकता है। मूल्यांकन का दूसरा महत्वपूर्ण गुण व्यापकता है। मूल्यांकन केवल जानकारी तथा मानसिक योग्यताओं के विकास तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इनका क्षेत्र बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन का संबंध। शिक्षण को हम अधिगम हेतु मार्गदर्शन के रूप में लेते हैं, अर्थात टीचिंग इज अ गाइडेंस ऑफ लर्निंग। इसका अर्थ है कि जो शिक्षण जितना अधिगम को बदल जाए वह उतना ही अच्छा है। अतः शिक्षण और अधिगम अलग अलग न होकर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। इसलिए शिक्षण अधिगम को एक सशास्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, अर्थात टीचिंग लर्निंग इज ए कंटिन्यूम अधिगम। यह सीखना एक प्रक्रिया है। यह अधिगम और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षण का उद्देश्य अधिगम है और मूल्यांकन अधिगम के स्तर व उपस्थिति की जानकारी की प्रविधि है। इनके संबंधों की व्याख्या निम्न प्रकार से की जाती है। शिक्षण द्वारा बालक ने कितना सीखा तथा उसके व्यवहार में किस स्तर तक परिवर्तन हुआ, वांछित परिवर्तन हुआ या नहीं, इन सब बातों का निर्णय मूल्यांकन के द्वारा ही होता है। शिक्षण अधिगम की उपलब्धियों को मूल्यांकन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी बच्चों में वांछित गुणों को आरोपित करना शिक्षण का एक लक्ष्य होता है। यह मूल्यांकन का अभिप्राय बच्चों के अंदर अपेक्षित गुणों को विकसित करना है, जिसे शिक्षण की विभिन्न प्रविधियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी प्रत्येक शिक्षक व शिक्षार्थी यह जानता है कि संपूर्ण क्रियाकलाप व अंतिम व पूर्ण लक्ष्य मूल्यांकन ही है। बिना मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरे शिक्षण अपूर्ण रहेंगे। मूल्यांकन की अनिवार्य अवधारणा शिक्षण कार्य व छात्रों को अधिगम हेतु प्रेरित करती है। छात्र के विकास तथा शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षण अधिगम सदैव चलने वाली प्रक्रिया है तथा उसकी ग्रहण क्षमता व ग्रहण स्तर की जानकारी हेतु सतत मूल्यांकन किया जाता है, ताकि अधिगम स्तर की जानकारी प्राप्त करके उसमें संशोधन परिवर्तन किया जाता रहे। स्पष्ट है कि मूल्यांकन भी शिक्षण अधिगम के साथ साथ होते रहना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन तीनों अलग अलग न होकर शैक्षिक प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन तीनों अलग अलग न होकर शैक्षिक प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा है टीचिंग लर्निंग एवेल्युएशन इज ए कंटिन्यूम। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया। संक्षेप में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो ये बताती है कि वांछित उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त किया जा चुका है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री के अनुसार मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षा उद्देश्यों की सीमा को ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के व्यवहार के गुणात्मक व मात्रात्मक वर्णन के साथ साथ व्यवहार की वांछनीयता से संबंधित मूल्य निर्धारण भी निहित रहता है। वास्तव में कोई भी अध्यापक अपने शिक्षण कार्य के उपरांत ये जानना चाहता है कि क्या उसने वह उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं जिसके लिए उसने अध्यापन कार्य किया था। इसी प्रकार छात्र यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने विज्ञान प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने के लिए वे अध्ययन कर रहे हैं, तथा प्रधानाचार्य ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके विद्यालयों के छात्रों के द्वारा वांछित शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति की जा रही है। ये सभी प्रश्न मूल्यांकन प्रक्रिया के तरफ संकेत करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, अतः इन्हीं शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय में विभिन्न अधिगम क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। ये अधिगम क्रियाएं निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति में किस सीमा तक सफल रही, ये देखना मूल्यांकन का कार्य है। स्पष्ट है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति की वांछनीयता को देखा जा सकता है। इस प्रकार से मूल्यांकन प्रक्रिया के तीन प्रमुख अंग होते हैं। पहला क्या होता है, शिक्षण उद्देश्य, दूसरा होता है अधिगम क्रियाएं, तीसरा होता है हमारा व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा होता है लर्निंग एक्टिविटी और तीसरा होता है व्यवहार परिवर्तन बिहेवियरल चेंजेस। मूल्यांकन के ये तीन अंग परस्पर एक दूसरे से संबंधित तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय में अधिगम क्रियाएं आयोजित की जाती हैं जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। छात्रों के व्यवहार में आए इन परिवर्तनों की तुलना वांछित परिवर्तनों शैक्षिक उद्देश्य से करके मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के इन तीन अंगों को एक त्रिभुज के रूप में निम्न ढंग से
प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं, व्यवहार परिवर्तन, इन्हें एक त्रिभुज का आकार देके इसे इस टाइप से लिखा जाता है। यहाँ लिख देंगे हम शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, और नीचे लिखेंगे अधिगम क्रियाएं, अधिगम क्रियाएं, और यहाँ हो जाएगा हमारा व्यवहार परिवर्तन। यह है मूल्यांकन प्रक्रिया, यहाँ हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन, अधिगम क्रियाएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अतः शिक्षण, अधिगम एवं मूल्यांकन के संबंध में हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावहीन हो जाती है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण एवं अधिगम दोनों ही अपेक्षित सुधार किए जा सकते हैं। प्रभावी शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि शिक्षक ये भी देखें कि जिन छात्रों की उपलब्धि कम हो रही है उसका कारण क्या है, कमजोरी का स्वरूप और विस्तार किया है। इसकी जानकारी होने पर छात्रों को उपचारात्मक मार्गदर्शन देना भी आवश्यक हो जाता है। जो बच्चे मेधावी हैं उनके लिए अभिवृत्ति कार्यक्रम की व्यवस्था की दृष्टि और दिशा भी मूल्यांकन से ही मिलते हैं। बात कर लेते हैं इसके टॉपिक के प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं। दूसरा है वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। ये कथन किसका है। तीसरा है उत्तम परीक्षण की तकनीकी विशेषताओं में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है। चौथा है मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षा उद्देश्य की सीमा को ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये कथन किसका है। पांचवा है मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन कौन से अंग होते हैं। छठा है किसके द्वारा शिक्षण एवं अधिगम में सुधार लाया जा सकता है। सातवां है टीचिंग लर्निंग एवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूम, यह किसके लिए कहा गया है। बात कर लेते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। पहला है परीक्षण से आप क्या समझते हैं। दूसरा है उत्तम परीक्षण को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तीसरा है उत्तम परीक्षण क्या है तथा इसकी तकनीकी विशेषताएं बताइए। चौथा है कोठारी आयोग द्वारा दी गई मूल्यांकन की परिभाषा को लिखिए। पांचवा है शिक्षण अधिगम अलग अलग न होकर एक समेकित प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। अब है हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है परीक्षण क्या है, उत्तम परीक्षण से आप क्या समझते हैं तथा इनकी विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। दूसरा है शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन का आपस में संबंध बताइए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया। किसी भी लक्ष्य की पूर्ति हेतु व्यक्ति या संस्था प्रत्येक स्तर पर योजना बनाती है। भारत सरकार द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजना इसका महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। उसी प्रकार विद्यार्थी के मूल्यांकन हेतु परीक्षण का निर्माण किया जाता है जिसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों के मापन हेतु प्रश्नों को समुचित स्थान देने हेतु योजना तैयार की जाती है। कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मापन तथा मूल्यांकन के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। परीक्षण निर्माण के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अप्रमाणीकृत परीक्षण, दूसरा है प्रमाणीकृत परीक्षण। इसकी कुछ हेडिंग्स हैं। प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया, प्रश्नों के प्रकार, शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के पक्ष। इस प्रकार हम देखते हैं कि परीक्षण की योजना बनाना परीक्षण निर्माण का प्रथम सोपान है। परीक्षण की योजना बनाते समय प्रथम सोपान के अंतर्गत परीक्षण से संबंधित अनेक निर्णय लिए जाते हैं, जैसे परीक्षण के लिए विषय वस्तु क्या और कितनी होगी, शिक्षण उद्देश्य को किन परीक्षणों से मापा जाएगा, प्रश्नों का वर्गीकरण ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग तथा कौशल के अनुरूप किस प्रकार किया जाएगा, प्रश्न का आकार कैसा होगा, प्रश्नों की संख्या तथा उनके अधिभार क्या होगा।
नेक्स्ट है हमारा परीक्षण की समय अवधि कितनी होगी। परीक्षण का प्रकार लिखित, मौखिक या दोनों क्या होगा। परीक्षण का प्रारूप क्या होगा। प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्या होगा। किस वर्ग का परीक्षण करना है आदि। प्रश्न पत्र परीक्षण के निर्माण तथा प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को 4 मुख्य सोपानों में विभाजित किया गया है जो निम्नवत हैं। परीक्षण की योजना बनाना, दूसरा है प्रश्नों की रचना करना, प्रश्नों का चयन करना, चौथा है परीक्षण का मूल्यांकन करना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। नेक्स्ट हेडिंग है परीक्षण की योजना बनाना। परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण योजना बनाना है। परीक्षण के लिए विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या, समय अवधि, अंकन विधि, परीक्षण का प्रारूप जैसी बातों को निर्धारित किया जाता है। परीक्षण की विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार तथा प्रश्नों की संख्या निश्चित करने के उपरांत विशिष्टीकरण सारणी तैयार की जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट या विशिष्टीकरण तालिका। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बनता है। वहाँ एक क्वेश्चन बनता है जो होता है कि ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है। तो आपको कहाँ क्या लिखना है, प्रश्न पत्र निर्माण से है। प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला क्या है, ब्लूप्रिंट है। एक योग अध्यापक प्रश्न पत्र के निर्माण के प्रथम चरण में ही ब्लूप्रिंट को तैयार कर लेता है। उसके आधार पर ही वह प्रश्न पत्र निर्माण की कार्य योजना को वास्तविक रूप प्रदान करता है। ब्लूप्रिंट में विषय वस्तु के विभिन्न प्रकरणों तथा शिक्षण उद्देश्य को दिए गए अधिभार को स्पष्ट किया जाता है। ब्लूप्रिंट में प्रश्न पत्रों में दिए जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति तथा उनके संभावित अंक योजना का प्रदर्शन भी किया जाता है। इस तरह से ब्लूप्रिंट संपूर्ण प्रश्न पत्र निर्माण की एक कार्यकारी योजना के स्वरूप को साकार करता है। प्रमाणीकृत परीक्षण से संबंधित विशिष्टीकरण सारणी का कक्षा 6 की वार्षिक परीक्षा के विज्ञान परीक्षण हेतु नमूना निम्नवत प्रस्तुत है। ये पूरा टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यह है सांकेताक्षर, ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य प्रश्न। हमें एक क्वेश्चन होते हैं जो हमारे ट्रू फॉल्स होते हैं, इसमें हम सत्य या असत्य में उसका उत्तर देते हैं। एक होते हैं मल्टीपल चॉइस, जो कि होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका सिर्फ 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही उत्तर होता है। एक होते हैं मैचिंग टैली, मिलान करने वाले प्रश्न। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की, प्रश्नों की रचना करना। परीक्षण निर्माण का दूसरा सोपान प्रश्नों की रचना करना है। इस सोपान में परीक्षण निर्माण के प्रथम चरण परीक्षण की योजना के अंतर्गत लिए गए निर्णयों को कार्य रूप प्रदान किया जाता है। विशिष्टीकरण सारणी के अनुसार प्रश्नों की रचना की जाती है। प्रश्नों के लिए निर्देश तैयार किए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रश्नों एवं निर्देशों की भाषा छात्रों के स्तर के अनुरूप हो। अंतिम रूप से प्रश्न पत्र में रखने वाले प्रश्नों की संख्या से दुगने प्रश्न की रचना की जाती है। प्रश्न पत्र निर्माण अथवा परीक्षण निर्माण के इस अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान में परीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की रचना करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है हमारा द्विअर्थी वाक्यों का प्रयोग करके प्रश्न नहीं बनाने चाहिए। दूसरा है प्रश्न की रचना सरल एवं अपने शब्दों में ही करनी चाहिए। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न किसी एक विशिष्ट उद्देश्य की ओर केंद्रित होना चाहिए। चौथा है प्रश्न निर्माण पर्याप्त समय पूर्ण करना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सके। नेक्स्ट है प्रश्नों को पारस्परिक संबंधित नहीं होना चाहिए। छठा है प्रश्न पाठ्यक्रम की सीमाओं के अंतर्गत होने चाहिए। तीसरी हेडिंग है हमारी प्रश्नों का चयन। बनाए गए सभी प्रश्नों का निरीक्षण किया जाता है। तदुपरांत अच्छे प्रश्नों का चयन किया जाता है। परीक्षण में केवल चयनित प्रश्नों को ही रखा जाता है। प्रश्न पत्र निर्माण के तृतीय सोपान के अंतर्गत प्रश्नों की विस्तृत जांच की जाती है, उनमें आवश्यक सुधार किया जाता है तथा केवल उपयुक्त प्रश्नों का चयन किया जाता है। इसीलिए इस सोपान को परीक्षण का जांच स्तर भी कहा जाता है।
परीक्षण के जांच के दो स्तर होते हैं। पहला है प्रारंभिक जांच स्तर, दूसरा है वास्तविक जांच स्तर। प्रारंभिक जांच स्तर में परीक्षण की भाषा से संबंधित त्रुटियों व भ्रांतियों को दूर किया जाता है। वास्तविक जांच के अंतर्गत पद विश्लेषण नामक प्रक्रिया का अनुसरण करके प्रश्नों की दो तकनीकी विशेषताएं यथा कठिनाई स्तर तथा विभेदन क्षमता की गणना की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी परीक्षण का मूल्यांकन करना। परीक्षण निर्माण का चतुर्थ व अंतिम सोपान परीक्षण का मूल्यांकन करना है। पद विश्लेषण के आधार पर अंतिम रूप से चयनित प्रश्नों को प्रश्न पत्र में व्यवस्थित कर लिया जाता है। इस प्रकार से परीक्षण या प्रश्न पत्र का अंतिम प्रारूप तैयार हो जाता है। इस परीक्षण की तकनीकी विशेषताओं, विश्वसनीयता, वैधता तथा मानकों को सुनिश्चित किया जाता है। परीक्षण निर्माण का अंतिम कार्य परीक्षण निर्देशिका को तैयार करना है। परीक्षण निर्देशिका में परीक्षण से संबंधित जानकारी रहती है। परीक्षण का उद्देश्य, मापी जाने वाली योग्यता की परिभाषा, विशिष्टीकरण तालिका, पद विश्लेषण के आंकड़े, अंकन करने की विधियां, विश्वसनीयता, वैधता तथा मानक आदि का वर्णन परीक्षण निर्देशिका में किया जाता है। इसकी सहायता से अन्य व्यक्ति प्रश्न पत्र या परीक्षण का आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी संपादन। नेक्स्ट हेडिंग है संपादन। परीक्षण प्रश्न पत्र को संपादित करना भी एक कला है। ये कार्य मुख्य परीक्षा या परीक्षा नियामक प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी तथा अल्प समिति सदस्य वाली समिति करती है। नेक्स्ट हेडिंग है अंक निर्धारण। परीक्षण में किस प्रश्न पर कितने अंक दिए जाएं, ये परीक्षा योजना का अत्यंत आवश्यक अंग है। शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यापक शिक्षण कार्य करता है, तो उसी के आलोक में शिक्षार्थी ने कितना ज्ञानार्जन किया, कितना उस तथ्य को बोध में उतार सका, कितना अपने व्यवहारिक जीवन में ला सका तथा तद संबंधी जीवन कौशल को विकसित कर सका, इनका ही मूल्यांकन अपेक्षित रहता है। इन चारों उद्देश्य का विभिन्न शैक्षिक स्तर पर विषयवार सीखने में कितना महत्व है, उसके अनुसार उन पर अंक अधिभार निर्धारित किया जाता है। अब है हमारी नेक्स्ट हेडिंग प्रश्नों के प्रकार। शिक्षक द्वारा छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए मौखिक तथा प्रायोगिक या क्रियात्मक प्रश्नों का सहारा लिया जाता है। लिखित मूल्यांकन में अति लघु, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश किया जाता है। कुल मिलाकर प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, यद्यपि इनके कई स्वरूप हैं जो इस प्रकार हैं। देख लीजिए आप लोग। पहला है निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें आते हैं मूर्ति प्रश्न, चयन प्रश्न, फिर आते हैं साधारण प्रत्यय स्मरण प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति। चयन प्रश्न के अंतर्गत आते हैं वर्गीकरण करना, मिलान प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, सत्य असत्य। और पूर्ति प्रश्न के अंतर्गत साधारण प्रत्यय स्मरण प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय। बात कर लेते हैं निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर मात्र एक शब्द में देना होता है। इन प्रश्नों के उत्तर इतने संक्षिप्त होते हैं कि शिक्षक कम समय में अधिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम को आच्छादित करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जिन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में देने होते हैं उन्हें लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इसमें ज्ञान के साथ साथ भाषा ज्ञान एवं अभिव्यक्ति का भी परीक्षण होता है। इन प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें 2 या 3 अंक के 10 से 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक वैध व विश्वसनीय होते हैं। अब आई बात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वे होते हैं जिनके उत्तर एक निश्चित समय में निबंध के रूप में लिखना होता है। इन प्रश्नों के माध्यम से हम उनके विषय ज्ञान के साथ साथ अभिव्यक्ति कौशल, भाषा ज्ञान, मौलिकता का परीक्षण कर सकते हैं। इसमें प्रायः आत्मगत तत्व की प्रधानता रहती है। बात कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों के किसी सीखने हुए तथ्य का पुनः स्मरण करके उत्तर किया जाता है। इससे विद्यार्थी की धारणा शक्ति का मापन होता है।
इनकी रचना बहुत सरल होती है, किंतु ये केवल रटने पर जोर देते हैं। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किया जाता है। इसमें प्रश्न एक छोटे वाक्य के रूप में होते हैं। इसका उत्तर एक शब्द के रूप में देना होता है। नेक्स्ट है, इसमें प्रश्नों को वाक्यों के रूप में प्रस्तुत करके एक या अधिक रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, जिसकी पूर्ति परीक्षार्थियों को करनी होती है। जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पहचान के आधार पर दिए जाते हैं। इसमें प्राय एक प्रश्न के कई उत्तर दिए होते हैं, जिसमें सही उत्तर पहचान के आधार पर देना होता है। इसके कई भाग होते हैं जो मैचिंग वाले होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें एक कथन दिया जाता है और परीक्षार्थी को सही उत्तर बताना होता है कि वह कथन सत्य है या असत्य है। ये क्या है, ट्रू फॉल्स जो होते हैं हमारे, गलत सही जो होते हैं, जिसका सत्य और असत्य में एक ही आंसर देना होता है। निर्माण की सरलता के कारण तभी संसाधनों में ये बहुत लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस प्रकार के प्रश्न में एक कथन दिया जाता है जिसके 4-5 प्रत्युत्तर दिए जाते रहते हैं तथा परीक्षार्थी को सही उत्तर की पहचान करनी होती है। इसमें अनुमान की संभावना कम होती है, यह अधिक वैध और विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें परीक्षार्थियों को एक और दी गई विषय वस्तु को दूसरी और दी गई विषय वस्तु से मिलान करना होता है, जो मैचिंग वाले होते हैं, मिलान वाले प्रश्न होते हैं। प्रश्नों और उत्तरों के क्रम में परिवर्तन होता है। परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना रहता है, उसमें इस टाइप से मिलान करना होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। इसके अंतर्गत छात्रों के सम्मुख कुछ ऐसे शब्द को प्रस्तुत किया जाता है जिसमें एक शब्द बेमेल होता है। छात्रों को उसी बेमेल शब्द को रेखांकित करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के पक्ष। अधिगम क्रियाओं के फलस्वरूप छात्र छात्राओं के व्यवहार में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न पूछना स्वउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम से छात्रों में आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र के प्रश्न व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन तथा समस्या समाधान आदि से संबंधित होते हैं। शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास में मुख्य रूप से 3 पक्ष विचारणीय है। ये 3 ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष तथा शारीरिक क्रिया पक्ष, इन तीनों पक्षों का समन्वित विकास ही सर्वांगीण विकास है। प्रश्नों के पूछने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है ज्ञान मतलब नॉलेज, बोध, अनुप्रयोग, कौशल। उपयुक्त क्रम सीखने की वैज्ञानिक विधि व क्रम के अनुसार हैं जो अधिगम को प्रत्यक्षता प्रभावित करते हैं। पहला है ज्ञान। इस उद्देश्य की मुख्यतः विशेषता पुनः स्मरण है। इसे शब्दों में कहा जा सकता है कि ज्ञान उद्देश्य सीखने वाले व्यक्ति की उन क्रियाओं का वर्णन करता है जो मुख्य रूप से स्मृति से संबंधित होती है। अतः ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न पक्षों, प्रत्ययों, संकेतों, परिभाषाओं, सिद्धांतों, सूत्रों, प्रक्रियाओं, विधियों, संरचनाओं आदि का पुनः स्मरण तथा पहचान करने से संबंधित व्यवहार समाहित रहते हैं। दूसरा है बोध। ज्ञान के बाद बोध का क्रम आता है। इस स्तर पर विद्यार्थी विभिन्न सूचनाओं के ज्ञान के साथ साथ सूचनाओं से संबंधित अच्छी समझ भी रखते हैं। स्पष्ट है कि बोध स्तर में ज्ञान के पुनः स्मरण तथा पहचान के साथ साथ उस ज्ञान की अच्छी समझ भी अंतर्निहित होती है। इसमें विभिन्न तथ्यों की व्याख्या भी सम्मिलित होती है। इसके अंतर्गत सूचनाओं का अनुवाद, सूचनाओं की व्याख्या आदि सम्मिलित होती है। यह आपको क्रम याद कर लेना है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल, ये क्रम से होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। अतः बोध में
निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं: संबंध देखना, उदाहरण देखना, वेद करना, वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, पुष्टि करना, समाजीकरण करना। नेक्स्ट है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में ज्ञान व बोध को विशिष्ट स्थूल परिस्थितियों में प्रयोग में लाने की क्षमता उत्पन्न की जाती है, जिसमें निम्नलिखित तथ्य पाए जाते हैं। पहला है तर्क करना, परिकल्पना बनाना तथा निर्मित करना, परिकल्पना की जांच करना, निष्कर्ष ज्ञात करना, निष्कर्ष के आधार पर प्रयोग करना। नेक्स्ट पैराग्राफ है ज्ञान का बोध करके तथा उसे अनुप्रयोग द्वारा परिमार्जित करके सफलतापूर्वक व्यवहार में प्रयुक्त करना ही कौशल है। प्रश्नों के चयन के साथ ये याद रखना आवश्यक है कि सीखे हुए व्यवहार को छात्र कुशलतापूर्वक सीख ले तथा व्यवहार में विषयगत विशेषता रहे। शिक्षा के उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाकर कुशलतापूर्वक जीवन यापन करने योग्य बनाना है। प्रश्नों के माध्यम से इस बात की जांच की जाती है कि बच्चे ने किस क्षेत्र विशेष, कार्य विशेष या तकनीकी विशेष में कुशलता अर्जित कर ली है। कौशल के अंतर्गत छात्रों में निम्नलिखित विशेषताएं विकसित होती हैं। पहली हेडिंग है सृजन करना, दूसरी विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, आलोचना करना, वेद करना, प्रभाव डालना, पूर्ण करना, निर्णय लेना, मूल्यांकन करना आदि। अतः प्रश्नों के द्वारा हम छात्र छात्राओं के ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग कौशल की जांच कर सकते हैं। इसके हमारे प्रश्न हैं जो आपको खुद करने हैं। ये जो है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है परीक्षण, निर्माण व परिमापीकरण की प्रक्रिया को मुख्य सोपान में बांटा जा सकता है। ख है परीक्षण के द्वितीय सोपान डैश के अनुरूप प्रश्नों की रचना की जाती है। तीसरा है शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के पक्ष डैश प्रकार के होते हैं। प्रश्न पत्र मुख्य रूप से डैश प्रकार के होते हैं। अब बात कर लेते हैं अति लघु की। शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों का मापन करने के लिए किस परीक्षण का आयोजन किया जाता है। दूसरा है शैक्षिक उद्देश्य के क्या क्रम है। तीसरा है कौशल से क्या अभिप्राय है। चौथा है हमारा ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं। प्रश्न पत्र निर्माण का प्रथम चरण क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। कौशल संबंधी प्रश्नों की 2 विशेषताएं लिखिए। आठवां है हमारा प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आज हमारे टॉपिक ये पूरा हो गया है। अब हम पार्ट 3 में अपना न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स में इसे शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।